बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक के पाठ 2 दादी माँ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का यही चित्र है। शिव प्रसाद सिंह 19 अगस्त 1928, मृत्यु 28 सितंबर 2008, हिंदी के साहित्यकार थे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे प्रायः अपने बाबा के जमींदारी वैभव की चर्चा किया करते थे। जमींदारी वैभव मतलब शान शौकत। जमींदार का मतलब होता है जो ज़मीन का मालिक होता है, लेकिन उस वातावरण से असंपृक्त का मतलब जो जुड़े नहीं थे। भले उसकी चर्चा करते थे, लेकिन उस वातावरण से वो पूरी तरह जुड़े नहीं थे। पृथक संस्कारों में उनका विकास हुआ। उनके विकास में उनकी दादी माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा। इस बात की चर्चा वे प्रायः करते थे। दादी माँ की अक्षुण्ण स्मृति अंत तक उन्हें रही, और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला। दादी माँ से नई कहानी का प्रवर्तन स्वीकार किया गया है। नई कहानी यानी कहानी के लिखने के तरीके में जो बदलाव हुआ, वह शिव प्रसाद सिंह की कहानी से हुआ है। यही वह कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। आंचलिक यानी ग्रामीण क्षेत्र की कहानी, जो ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई हो। अब तक रेणु का आंचलिकता के क्षेत्र में आविर्भाव नहीं हुआ था। बाद में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों में आंचलिकता के जो प्रयोग किए, वह प्रेमचंद और रेणु से पृथक थे। एक प्रकार से दोनों के मध्य का मार्ग था, और यही कारण था कि उनकी कहानियाँ पाठकों को अधिक आकर्षित कर सकी थी। प्रेमचंद भी आंचलिक कहानियाँ लिखा करते थे, और ये भी एक फरीश्वरनाथ रेणु भी लिखा करते। लेकिन जो चीज़ लेकर प्रेमचंद जी लिखा करते थे, और जो विषय लेकर आंचलिकता का जो विषय लेकर रेणु जी लिखते थे, उनके बीच का भाग ये फणीश्वर शिव प्रसाद सिंह लेकर लिखा करते थे। इसे विडंबना कहा जा सकता है कि जिनकी कहानियों को साहित्य की नई धारा के प्रवर्तन का श्रेय मिला हो। नई धारा यानी नई कहानी एक नई विधा थी, उसको श्रेय मिला हो। उसने किसी भी आंदोलन से अपने को नहीं जोड़ा। वे स्वतंत्र एवं अपने ढंग के लेखन में व्यस्त रहे, और शायद इसीलिए वे कालजयी कहानियाँ और उपन्यास लिख सके। कालजयी का मतलब ऐसी कहानी जो हर युग में, हर समय में बहुत ही प्रसिद्ध हो, सब लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते हों। शिक्षा 1949 प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट कर शिव प्रसाद जी ने 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1953 में हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए किया था। स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने एमए में कीर्तिलता और अभट्ट भाषा पर जो लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उसकी प्रशंसा राहुल साकेत्यान और डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी ने की थी। हालांकि वे द्विवेदी जी के प्रारंभ से ही प्रिय शिष्यों में थे, किंतु उनके पश्चात द्विवेदी जी का विशेष प्यार उन्हें मिलने लगा। द्विवेदी जी के निर्देशन में उन्होंने सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य विषय पर शोध संपन्न किया। शोध का मतलब होता है बच्चों रिसर्च, कोई नई चीज़ खोजना, ढूंढना, जो अपने प्रकार का उत्कृष्ट और मौलिक कार्य था। उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा, मौलिक मतलब खुद का, किसी से कोई चीज़ ली नहीं गई हो। इनका देहांत 28 सितंबर 2008 को हुआ। दादी माँ। लेखक अब अपने जीवन में दादी का जो प्रभाव था उसके बारे में बता रहे हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। बीसों गर्मी और बरसात यानी 20 वर्ष हो जाने के पश्चात भी लेखक जब थोड़ी सी परेशानी पड़ती है तो वह विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। मेरे शुभचिंतक यानी उनके दोस्त मित्र मुँह पर मुझे
प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता मतलब विपरीत परिस्थिति यानी संकट से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से क्या होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक सोचता है कि चलिए अब जो बातें बीत गई उनको नहीं सोचूंगा, जीवन में जो घटित हो गया है, लेकिन फिर भी उनको उनकी दादी का जो चित्र है, उनकी जो छवि है वो उनके सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। हिंदी में हम लोग जनवरी फरवरी का जो महीना है वो अंग्रेजी महीना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का है। भारतीय कैलेंडर में महीनों के नाम अलग हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, इनके नाम हैं हिंदी के। तो क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा था, यानी ये बरसात का समय जो चल रहा है यही क्वार का महीना माना जाता है। दूर किसके सिवान से, सिवान यानी खेत, जहाँ दूर तक खेती खेत हो, कोई आबादी ना हो, वहाँ पे कोई मकान वगैरह ना हो। सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याजा की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। बरसात के दिनों में बरसात जब ज़्यादा हो जाती है तो कई जगह की घासें उसमें बहकर आती हैं, और जब किसी जगह रुक जाती हैं और सूरज की तेज़ रोशनी जब पड़ने लगती है तो घासें वो गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, तो उनसे एक बड़ी विचित्र सी दुर्गंध आती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। बरसात के मौसम में गांव के जो तालाब होते हैं वो सब भर जाते हैं, तो गांव के बच्चे अक्सर उसमें कूद कर नहाया करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी जीवन में, हमारे आपके जीवन में जो हमारे 3 मौसम माने गए हैं, शरद, ग्रीष्म, गर्मी, ठंडी और बरसात, इन तीनों मौसम में से किसी को तीनों मौसम पसंद है, किसी को एक मौसम, किसी को 2, और हर मौसम का अपना एक खास व्यंजन होता है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो लोग उसको पसंद भी करते हैं, जैसे ठंडी के महीने में मटर होता है, उसकी घुघरी खाना वगैरह वगैरह। तो लेखक को भी बरसात के दिनों में झाग भरे तालाब में नहाना बड़ा अच्छा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी अंदर बेचैनी हो रही थी। 1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब गर्मी के बरसात के दिनों में जैसे ये तेज़ धूप होती है, बच्चे नहाते हैं, लोग नहाते हैं, तो पानी में रहते हैं तो वहाँ ठंडा रहता है पानी में, और ऊपर से तेज़ धूप पड़ती है तो ठंडा गर्म हो जाता है, जिसको शीत गर्म कहते हैं। तो इससे दिक्कत हो जाती है, बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है। हल्की बीमारी न जाने मुझे अच्छी लगती है, हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कहते हैं कि बुखार हो अगर हल्का होता है तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, ये सब मिलता है तो लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, अर्थात इस बार बुखार बहुत तेज़ी से है। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिर पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। उसी जल में नहा कर आई थी दादी, जिस जल में लेखक नहाते थे। और कह रहे हैं कि
इनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। पतले दुबले थी और स्नेह से भरी हुई थी। और वो जो पतले दुबले थी और स्नेह सने का मतलब प्रेम में लिपटी हुई। उनका शरीर सफ़ेद किनारीहीन धोती पहनती थी और आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अब हम लोग भभूत जो गांव में प्रयोग करते हैं, लोग कहीं जाते हैं किसी दिव्य स्थान का, तो किसी को नज़र हो, बुखार हो तो लाते हैं उस भभूत को, लोग खिलाते हैं। तो दादी माँ भी किसी गांव के किसी दिव्य स्थान की मिट्टी लाई थी और मुझे वो खिलाया और माथे पर लगाया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी जब कोई बीमार होता था तो दादी उसकी देख रेख किया करती थी, और लेखक जो दादी के सबसे करीब था तो उसके बीमार होने पर उसकी कुछ ज़्यादा ही देख रेख करती थी और उसके लिए परेशान हो जाती थी। दादी माँ को गवई मतलब गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पका कर काबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर यानी मलेरिया की मिक्स मिलाई हुई शीशी की तिताई के डर से बुखार भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। तो दादी माँ जो थी वो गांव के लोगों की देखभाल करती थी। जब कोई बीमार होता था तो उनके पास आती थी, दवाएं वगैरह पूछा करती थी, तो वो उन दवाओं के नाम बताती थी, तो उनकी देख रेख हुआ करती था। लेखक बीमार तो हुआ लेकिन वो चाहता था कि ऐसा बुखार या ऐसी बीमारी दोबारा न आए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते हैं थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। किशन भैया यानी लेखक के बड़े भाई का विवाह था, तो विवाह की तैयारी की सारी जिम्मेदारी दादी माँ के ऊपर थी। घर आसपास की पड़ोसी जब उन्हें बुलाती तो कहती कि घर में कुछ उत्सव का कार्य होने वाला है, इसलिए समय कम है, मैं नहीं आ पाऊँगी। और लोग जानते हैं कि वो करती कुछ नहीं थी, लेकिन यह एक चीज़ थी कि अगर वह न हो तो उनका वहाँ पे वो कार्य भी ना हो। देखा पास के कोने में दुबका उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में को मैं घर लौटा, बाहर निकसारी में यानी बाहर निकलने वाले स्थान पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के साथ दे दे, तेरी आँख में तो शर्म नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैर पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी उस समय पैसे बांटे जाते थे, जैसे आजकल हम लोग अपना काम करने के लिए बैंक से
ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं और उसको चुकता करते हैं तो कुछ हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ब्याज के तौर पे। तो उस समय पुराने समय में बैंक जब नहीं हुआ करते थे तो गांव में जो सबसे अमीर लोग हुआ करते थे उन्हीं से लोग पैसे लेते थे और 1-2% के ब्याज पे वापस करते थे। तो रामी की चाची भी ऐसा ही कर रही ली थी पैसे और वापस नहीं की थी। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी उसका विवाह कैसे होगा, उसकी नैया पार कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गईं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ, यानी पूत फलो मतलब आपके पुत्र जो हैं वो आगे बढ़े और दूधो नहाओ का मतलब आपके घर में समृद्धि आए, मुहावरा है। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उन्होंने विह्वल होकर यानी बड़े उत्सुकता से कहा, उऋण हो गई बेटा। यानी उऋण यानी ऋण का उल्टा विलोम जो होता है उऋण, यानी ऋण मतलब कर्ज, उऋण मतलब कर्ज से मुक्त। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, धन्नो देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो के लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। वह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि जब विवाह होता है, विवाह के जिस दिन बारात जाती है तो उस दिन विवाह से संबंधित अभिनय औरतें करती हैं और सारे पात्र औरतें हुआ करती थी। विवाह से लेकर पुत्र की उत्पत्ति तक का अभिनय करती हैं। लेखक नहीं जा पाया क्योंकि बीमार था और एक लड़का और नहीं जा पाया क्योंकि वह राघव नाम था, वह नहीं जा पाया क्योंकि बारात जाने के बाद आया। तो औरतों ने आपत्ति की कि ये बच्चे यहाँ सो रहे हैं, ये पुरुष हैं, इनको कहीं और सोने के लिए भेजा जाए। दादी माँ बिगड़ गई। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा यानी ईश्वर, कहते हैं बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। तो दादी समझा रही हैं कि बच्चे ईश्वर का रूप हैं, इनसे क्या पर्दा करना। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं और ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हो, यानी दादी माँ ने उनको डांटा। लेखक की हंसी रुकी नहीं, उसको ज़ोर से हंसी आ गई तो उसका भेद खुल गया तो औरतों को बुरा लगा। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर, प्रायः यानी अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभय दान मिल जाता, यानी हम लोग बच जाते। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, यानी जीवन परिवर्तनशील है। कभी अच्छा है दिन आता है तो कभी ख़राब दिन है, कभी आज सुख है तो कल दुख है। इसी तरह दादी माँ के जीवन में भी कुछ परिवर्तन हुआ। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें
स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और डावाडोल कर दिया। दादी इस बात से दुखी थी कि दादा उनको छोड़कर चले गए, और दादा अक्सर कहा करते थे कि पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम जाओगी। और दादा के मरने के बाद कुछ लोग शुभचिंतक होने का दिखावा करते थे, और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि इनके घर में पैसे सूद पे बांटे जाते थे। तो ऐसे लोग आए, ज़्यादा लोग लालची बढ़ गए कि जो पैसे ले लेते थे तो वापस नहीं करते थे। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। मुंह में राम बगल में छुरी यानी धोखेबाज लोग, विश्वासघात, ये मुहावरा है। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति यानी बहुत सारा पैसा व्यय कर की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन में कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तू अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितनों के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए, यानी घर की आर्थिक स्थिति अब खराब हो गई थी। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, मैं इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आज आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा का मतलब, आज अगर अच्छा दिन है तो कल ख़राब दिन आ सकता है। अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो आपने ख़राब दिन के लिए कुछ अपनी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ख़राब वक्त में कहते हैं कि आपका साया भी साथ छोड़ जाता है। तो इसलिए पुराने लोग इस चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो खाओ पियो मौज करो वाली परिस्थिति में चल रही है। कल क्या होगा, कल कौन सी परिस्थिति आएगी, उसकी उन्हें चिंता नहीं है। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ में उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँख पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक बड़े होने के बाद हॉस्टल में पढ़ने चले जाता है, और वहाँ पे एक पत्र उनके भैया का मिलता है, और उसमें लिखा रहता है कि दादी माँ नहीं रही। तो लेखक जब इस पत्र को पढ़ता है तो दादी से संबंधित सारी यादें उनके ज़हन में आ जाती है, और उसी को उन्होंने इस पुस्तक में कलमबद्ध किया है। तो आज हमने दादी माँ कहानी का अध्ययन किया, और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने पारिवारिक संबंधों में हमें जुड़ाव रखना चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों के सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी दी हुई सीख हमारे जीवन में बहुत काम आती है। धन्यवाद।